बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सबों का स्वागत है। किसान भाइयों, गर्मी जोरों पर पड़ रही है। ऐसे में आपके खेत खलिहानों को, आपके पशुधन को विशेष देखभाल की ज़रूरत है ताकि गर्मी के प्रकोप से उन्हें बचाया जा सके। कुछ ऐसी ही समसामयिक जानकारियां आपके लिए हम लेकर आए हैं ताकि आप इन तरह की परेशानियों से जूझ सकें। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मॉनसून का प्रवेश होते ही खरीफ फसलों की बुआई करें शुरू। कृषि गतिविधियों को बागवानी बना सकती है लाभकारी। मड़ुआ की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद लगाएं A404। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई, मॉनसून का प्रवेश होते ही खरीफ फसलों की बुआई शुरू कर दें। साथ ही 90 से 105 दिनों में तैयार होने वाली फसलों को ही लगाएं। हथिया नक्षत्र शुरू होते ही रबी फसलों की बुआई शुरू कर दें। किसान भाई, बागवानी कृषि गतिविधियों को ज्यादा लाभकारी बना सकती है, साथ ही ग्रामीण आबादी को रोजगार दे सकती है और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी कर सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार ने बागवानी क्षेत्र में वित्तीय आवंटन कृषि क्षेत्र की तुलना में दोगुना किया है। कृषि वैज्ञानिकों ने इसके लिए टिश्यू कल्चर अपनाने की सलाह दी है। किसान भाई, सब्जी फसलों में कीटों का प्रकोप फसलों को काफी नुकसान पहुंचाता है। सब्जी फसलों में कीटों का प्रकोप कम से कम हो, इसके लिए गर्मी में ही खेत की अच्छी तरह जुताई कर जैविक खाद खेत में मिलाएं। प्रयास करें रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं हो। यदि अधिक क्षति की संभावना हो तभी रासायनिक खाद का प्रयोग करें। सब्जियों में कीट प्रबंधन के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि हम लोग को अगर कम से कम खर्च में करना है तो हमको नीड बेस हमको उसको खर्च करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। तो सबसे पहले है कि किसान भाई खेत को अच्छी तरह से तैयार करें, में गर्मी में जुताई करें और वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें, केचुआ खाद करें या गोबर कंपोस्ट खाद करें या कम नेचुरल जो उपलब्ध है आपके एरिया में, उसमें नीम खली या करंज खली का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं ताकि कीट का प्रयोग कम से कम पड़े। और रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग हम तभी करेंगे जबकि आपको बहुत ज़्यादा क्षति लगती है, तभी हमको इसको करना चाहिए। मड़ुआ की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में A404 लगाएं। मड़ुआ की खेती के लिए 3 से 4 बार खेत की अच्छी तरह जुताई करके पाटा चला दें। गोबर की सड़ी खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी तरह मिला दें। चूंकि मड़ुआ टाड़ जमीन में बोया जाता है, इसलिए जल निकास का पूरा प्रबंध होना चाहिए। किसान भाई, खरपतवार के नियंत्रण और खेत की तैयारी के लिए बखर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है बैगन फसल में बंधक कीट और फल छेदक कीटों के नियंत्रण के बारे में। बैगन फसल में शूट यानी बंधक कीट और फल छेदक कीटों के नियंत्रण के लिए अंडा परजीवी ट्राइकोडर्मा किलोनिस 1 से 1.5 लाख प्रति एकड़ की दर से व्यवहार करें। एक सप्ताह के अंतराल पर 4 से 5 बार उपयोग करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस।
देवघर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के बाद वक्त होता है एक छोटे से विराम का। मिलते हैं इस विराम के बाद। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। किसान भाइयों, हम अपने पशुधन को 2 तरह के चारा देते हैं, सूखा चारा और हरा चारा। लेकिन हरा चारा को ज़्यादा पौष्टिक माना जाता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। कैसे करें हरा चारा का उत्पादन, क्योंकि इसका उत्पादन बाकी किसी भी कृषि प्रोडक्ट से ज़्यादा आसान है। तो आइए जानते हैं ये पूरी जानकारी कि हरे चारे का उत्पादन कैसे किया जाए इस कार्यक्रम में। आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे कि हरा चारा उत्पादन की कौन कौन सी प्रमुख विधियाँ होती हैं और इससे किसान भाइयों को क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज उपस्थित हैं डॉक्टर एस कुल्लू, जो पशु चिकित्सा महाविद्यालय में रांची में कार्यरत हैं। हमारे किसान भाई वैसे तो हरा चारा का उत्पादन करते ही हैं, लेकिन चूँकि अगर उनको जानकारी हो जाए कि कौन कौन सी विधि से हरा चारा का उत्पादन किया जा सकता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई को ये जानकारी दें कि हरा चारा का उत्पादन किस प्रकार से की जाए और उनकी कौन कौन सी विधि अपनाएं ताकि वो ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हरा चारा पूरे भारतवर्ष में 40 से 60% कमी मिलती है और हमारे झारखंड जैसे राज्य में जहाँ का वातावरण शुष्क है, तो ऐसे माहौल में हरा चारा की कमी पाया जाना आम बात है। तो इसमें सबसे पहले मैं प्रमुख विधि के बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे
एक पारंपरिक तौर पे जो खेती की जाती है, तो पारंपरिक तौर पे खेती जो की जाती है वो हम आमतौर पे हम लोग फील्ड में क्रॉप्स लगाते हैं। कुछ लोग मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हैं कि एक क्रॉप के साथ दो क्रॉप मिला के क्रॉपिंग किया जाए। अलग अलग मौसम के आधार पे हम लोग चुनाव करते हैं कि किन से तरह के बीजों को हम लोग उपजाएं ताकि हमें साल भर का चारा उपलब्ध हो। और ये तो होगी पारंपरिक विधि। और दूसरा तरीका है जो तकनीकी जो वर्तमान में कई जगह पे चल रहा है, जैसे एजोला की खेती करना, हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के द्वारा हरे चारे की आपूर्ति करना। और चौथा है कि हरे चारे को प्रतिकूल मौसम में कैसे हम लोग संरक्षित करके, खासकर गर्मी के मौसम में जबकि किसी भी तरह का चारा उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो जब उपलब्ध सीजन में हम उस चारे को किस तरह से संरक्षित कर उस दौरान में हम लोग खिला सकें। इस 4 तरह की विधियों के द्वारा मतलब हरा चारा का भरपूरी हम लोग साल भर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि पारंपरिक विधि से हरे चारे का उत्पादन की जाती है, तो वैसे में कौन कौन सा बीज होता है जिसका कि अगर किसान भाई उपयोग करें तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा हरा चारा उनको समय पर उपलब्ध हो सके? जी, सबसे पहले पारंपरिक विधि में ये जानना ज़रूरी है कि किस तरह के हरे चारे होते हैं। तो जैसे कि एक दलहन हरा चारा जिसके अंतर्गत लूसन, बरसीम जैसे मतलब हरे चारे को रखा गया है और उसके अंतर्गत लोबिया भी रहता है। और दूसरा है कि अनाज देने वाले चारे, अनाज कहने का मतलब है जैसे मकई हो गया, जई, बाजरा, इस तरह के जो अनाज देते हैं उनके द्वारा उनसे भी हमें हरा चारा उपलब्ध होता है। और तीसरा कैटेगरी है जो घास होते हैं। घास भी एक चारा का काम करता है जिसके अंतर्गत बहुत सारे वैरायटीज़ हैं, जैसे कि हाइब्रिड नेपियर हो गया, पारा ग्रास, गिन्नी ग्रास, इस तरह के ग्रासों का उपयोग झारखंड पे आमतौर पे किया जा सकता है। और चौथा कैटेगरी है जो पेड़ से प्राप्त हरा चारा। तो ये पेड़ से प्राप्त उसके अंतर्गत जैसे मोरिंगा हो गया, मोरिंगा का मतलब मुनगा का पेड़ भी लगाया जा सकता है मेड़ों पे, या फिर सेसेबिनिया हो गया, इस तरह के जो पौधे हैं, या सुबाबुल हो गया जो पेड़ के रूप में हम लोग लगाते हैं जो साल भर हमें उपलब्ध हो सकता है। एक एजोला आजकल काफ़ी लोगों के बीच में आया हुआ है और सुनते हैं कि एजोला से काफ़ी मतलब प्रोटीन और किसान या पशुपालक भाइयों को मिलता है। तो एजोला का कैसे उत्पादन करेंगे, क्या विधि है उसका? वाकई में एजोला अभी एक सुपर फूड के रूप में जानवरों के बीच में प्रचलित है। तो इसे इस सुपर फूड ये इसलिए कहा गया है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है अन्य हरे चारों से। इसका उत्पादन करना मतलब एक आसान तरीका है जिसमें कि छोटे छोटे तालाब बनाए जाते हैं। उस तालाब में अंदर में प्लास्टिक की शीट दी जाती है ताकि पानी का ठहराव उस पर बना रहे, और उस पर करीबन 1 से 2 केजी तक एजोला को छिड़काव किया जाता है। उससे पहले उसकी तैयारी की जाती है जिसमें गोबर और सुपर फॉस्फेट वगैरह खाद मिला के पानी को मिक्स किया जाता है ताकि एक प्रॉपर खाद तैयार हो एजोला के ग्रो करने के लिए। उसके बाद एजोला को डालने के बाद करीब 15 से 20 दिन के अंदर एजोला करीब अगर 10 बाय 3 फुट की गहराई मतलब कि लंबाई चौड़ाई पे अगर वो लगाया गया है तो वो प्रोडक्शन दे सकता है, और प्रतिदिन 1.5 से 2 केजी तक वो प्रोडक्शन हम लोग अपने जानवरों को खिला सकते हैं। लेकिन इसको भी लिमिटेड में खिलाना पड़ता है क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होने से डायरिया या इस तरह की शिकायत हो सकती है। तो जब भी इसको खिलाया जाए तो सूखे चारे के साथ मिला के ही खिलाना चाहिए। तो मान लीजिए हमारे पास एक गाय है, सपोज कीजिए, तो हम कितनी मात्रा में एजोला चारे के साथ मिला के प्रतिदिन दे सकते हैं? अगर गाय दूध देने वाली है तो करीबन 2 केजी एजोला प्रतिदिन हम लोग उसको दे सकते हैं। के साथ या कोई भी हरे चारे सूखे चारे के साथ मिला के दे सकते हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, क्या एजोला साल भर उपयोग कर सकते हैं या इसका कुछ समय सीमा है कि इतने ही दिन यूज़ कर सकते हैं? ये साल भर उपयोग किया जा सकता है क्योंकि ये हम लोग अपने कंट्रोल पे इसको ग्रो कर रहे हैं। जब अपने कंट्रोल पे ग्रो करते हैं तो ये साल भर उगाया जा सकता है। इसकी प्रॉपर व्यवस्था होती है, और भी इसकी विस्तृत जानकारी चाहिए होगी तो हमारे मतलब बिरसा कृषि के साइट पे भी ये उपलब्ध है, और डेयरी डेवलपमेंट जो NDDB है तो उसके साइट पे भी इसके प्रोडक्शन, इसके उत्पादन के संबंध में विभिन्न प्रकार के किस्मों के बारे में भी करीब 6 से 7 वैरायटी इसकी जो एजोला की मिलती है वो सभी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी उगाया जा सकता है।
डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि एजोला की क्या क्या प्रमुख विधियां हैं। तो एक तो हो गया कि ये उत्पादन हो गया कि हम उत्पादन कर लिए, लेकिन समय जब होता है कि चारा नहीं उपलब्ध होता है, तो वैसी स्थिति में हरे चारे को कैसे हम भंडारण कर सकते हैं और समय पर उसका उपयोग कर सकते हैं? हरा चारा का संरक्षण एक बहुत ही मतलब उपयोगी है प्रतिकूल मौसम में। तो जैसे कि उसको एक हे या साइलेज के रूप में हम लोग उसका संरक्षण किया जाता है आमतौर पे। तो जैसे साइलेज अगर बनाना हो तो आमतौर पे जब मकई या गेहूँ या ज्वार की जो फसल तैयार हो जाती है, जब हम लोग उससे दाने निकाल लेते हैं, तो जो स्टोबस बचते हैं उसके नीचे, तो उसका उपयोग हम लोग साइलेज बनाने में, उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। वो गड्ढे खोद कर उसको ढक दिया जाता है, या फिर अगर कोई गड्ढे नहीं खोद सकते तो प्लास्टिक के शीटों का उपयोग किया जाता है, जिससे कि उसको पूरी तरह से ढककर 40 से 42 दिन तक रखा जाता है और उसके बाद वो तैयार हो जाता है। तो 40 से 42 दिन के बाद तैयार होने के बाद उसकी क्वालिटी को देखते हुए और उसको हम लोग प्रतिकूल मौसम में खिलाने के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। चलिए डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए, हमारे किसान भाई को बहुत अच्छी तरीके से बताया कि हरे चारे का उत्पादन किस प्रकार से की जाए और उसे क्या क्या विधि होती है और इससे किसान भाई को क्या लाभ हो सकता है। चलिए, आप आए, हमारे किसान भाई को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी किसान भाइयों को मेरे तरफ से जोहार, नमस्कार। किसान भाइयों, अभी हमने जानकारियाँ ली कि हरा चारा का उत्पादन कैसे किया जा सकता है। ये जो हरा चारा है वो दुधारू पशुओं के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा पौष्टिक होता है। इस हरे चारे को गाय के लिए, जो दुधारू गाय है उसके लिए वरदान माना जाता है। क्यों? आइए ये पूरी जानकारी लेते हैं इस कार्यक्रम से। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे हरे चारे की व्यवस्था दुधारू गायों के लिए किस प्रकार वरदान साबित हो सकती है। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ डॉक्टर एस कुल्लू। आइए इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि हरे चारे की जो उपलब्धता होती है वो हमारे दुधारू गायों के लिए वरदान के रूप में आती है। तो ये कैसे और क्या इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है, ये भी आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। हरा चारा किसी भी गाय के लिए, जो दुधारू गाय है, वो बहुत ही वरदान साबित होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है हरे चारों में सूखे चारे के तुलना में। और दूसरी बात है कि जो हरा चारा होता है वो पैलेटेबल, खाने योग्य होता है, कि वो इजीली मतलब किसी भी प्रकार के बिना रोक टोक के साथ वो खा सकती है। तो उसमें एक अच्छे गुण के साथ साथ वो खाने योग्य जो खाना मिलता है, तो उससे वो के चलते अच्छे खाने से, और चूँकि इनका जो सिस्टम है अगर देखा जाए तो उनके पेट में बहुत सारे जो इस तरह के हरे चारे मिलते हैं तो सॉल्युबल शुगर्स ज़्यादा रहते हैं, जिसको कि जो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंगस जो उनके पेट पे रहते हैं वो उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करते हैं और उनको एक जानवर को एनर्जी का और प्रोटीन का अच्छा स्रोत देते हैं, जिसके चलते फाइनली दूध का प्रोडक्शन ज़्यादा हो पाता है। करीब 1 से 1.5 लीटर तक दूध का प्रोडक्शन बढ़ सकता है। इसलिए एक हरा चारा एक वरदान साबित होता है। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई जो हैं वो आमतौर पर हरे चारे का मतलब सिर्फ घास फूस को ही जानते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से हरे चारे होते हैं जिनका उपयोग करके हमारे किसान भाई अपने दुधारू गायों को दे सकते हैं? जी, असल में जैसे घास को भी जानते हैं, तो घास में मुख्यतः जो हमारे झारखंड क्षेत्र में है वहाँ हाइब्रिड नेपियर होगी, गिन्नी ग्रास, दीनानाथ ग्रास, इस तरह के ग्रासेस हैं जो कि आमतौर पे मिलता है। और हरा घास के अलावा जो उपलब्ध हैं दलहन खेती से, जैसे कि लोबिया हो गया, लोबिया हो गया, उसके बाद बरसीम, लुसन, इस तरह के जो हैं जो दलहन से प्राप्त होता है वो भी एक अच्छा है। जैसे और तीसरा है जो अनाज, जैसे कि मकई, ज्वार, बाजरा, इनके भी जो स्टोवर्स होते हैं एक अच्छा हरा चारा का काम कर सकता है। और चौथा जो कैटेगरी है वो हम लोग पेड़ों से प्राप्त जो हरा चारा, उसका भी उपयोग मौसम के आधार पर किया जा सकता है, जो कि अलग अलग जो झारखंड के परिदृश्य में मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे सुबाबुल हो गया, सेसेबेनिया हो गया, या मोरिंगा के हो गए, या फिर जैसे कटहल का सीजन है तो कटहल के पत्तों को भी खिलाया जा सकता है, पीपल के पत्तों को भी खिलाया जा सकता है। इस तरह जंगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसको कि एक हरे चारे के रूप में हम लोग उपयोग कर सकते हैं।
डॉक्टर साहब देखते हैं कि जैसे सालों भर तो हरा चारा बरसात के मौसम में और ठंड के मौसम में तो हमारे पशुपालक भाइयों को मिल जाता है, लेकिन गर्मी के मौसम में हरे चारे की उपलब्धता कम हो जाती है। तो इसके लिए हमारे किसान भाई क्या करेंगे? इसके लिए जब हमें हरा चारा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है, जैसे आपने बताया कि सर्दी और बरसात के मौसम में, तो सर्दियों के मौसम में जो हरा चारा उपलब्ध होता है तो उनको हम लोग एक हे या साइलेज के रूप में संरक्षित करके रख सकते हैं, ताकि गर्मियों के सीज़न में उसको खिलाया जाए। तो हे और साइलेज में दोनों में ये अंतर होता है कि जो हे होता है उसको सन ड्राइड किया जाता है, सूरज की रोशनी में उसको सुखाया जाता है ऐसे हरे चारों को, और जो कि मुख्यतः जैसे बरसीम हो गया, सुबाबुल हो गया या लूसन, इस तरह के पौधों को लिया जाता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसको कि सूरज की रोशनी में हल्की धीमी रोशनी में सुखाया जाता है और करीब उसमें मॉइस्चर परसेंट 15% तक उसको कर दिया जाता है, और वो 3-4 महीने तक उसको रखा जा सकता है और किसी भी तरह का वो उसमें ख़राब होने की संभावना नहीं होती है। और दूसरा विधि है साइलेज बनाना। साइलेज के लिए हम लोग मुख्यतः मकई, ज्वार या बाजरा, इस तरह के जो स्टोबस होते हैं उसका उपयोग करते हैं, ताकि उसको काट के छोटे छोटे टुकड़ों में काट के एक साइलो पिट बनाया जाता है। उस साइलो पिट में ट्रीटमेंट करने के बाद उनको प्लास्टिक से पूरी तरह से पैक कर दिया जाता है। करीब 40 से 42 दिन के बाद वो एक साइलेज खाने के लिए, जानवर के लिए खाने योग्य हो जाता है, जो कि जानवर के लिए पैलेटेबल भी होता है, खाने योग्य भी होता है, और दूसरा है कि उसमें जो पोषण तत्वों की मात्रा भी बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, मान लीजिए कोई किसान, छोटे किसान भाई हैं, वो अगर हरे चारे का प्रबंध अपने घर पे करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ सावधानियां अगर हैं तो वो कैसे करेंगे? जैसे अगर कोई छोटा किसान हो, किसी के पास 2 से 4 गायें हैं या फिर 15 गाय तक भी है, तो उसका उनके पास चूँकि धीरे धीरे जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लोगों के पास लैंड की कमी हो रही है, तो हम लोग छोटे छोटे तालाबों बनाकर एजोला की खेती कर सकते हैं। और दूसरा हाइड्रोपोनिक सिस्टम के द्वारा हम लोग इस छोटे एरिया को घेरते हुए अपने कंट्रोल वे में साल भर का चारा हम लोग उगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप और क्या सुझाव देंगे कि हमारे दुधारू गायों को हरा चारा का उपयोगिता किस प्रकार बढ़ाया जाए और किस प्रकार दुधारू पशुओं को इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके? हरा चारा जब भी हम लोग खिलाएं तो हमेशा 1/3 हरा चारा और 2/3 सूखा चारा मिला के ही उनको दिया जाए, क्योंकि अगर सिर्फ हरा चारे पे ही दिया जाएगा तो चूँकि उसमें मॉइस्चर और बाकी पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उससे कई तरह की उनमें जो रोग प्रतिरोधन क्षमता और बीमारियों के आने की आशंका बढ़ सकती है। तो इसीलिए इस रेशियो को मेंटेन करते हुए अगर खिलाया जाए तो वो दूध को अच्छे तरीके से बढ़ाने में भी और मेंटेन करके भी वो चलेगी। डॉक्टर साहब, अंत में चलते चलते आप हमारे पशुपालक भाइयों को और क्या सुझाव देंगे कि हरे चारा पशुओं के लिए वरदान साबित हो? कैसे? हरा चारा किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगा कि हरा चारा एक किसी भी जानवर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो दूध का प्रोडक्शन 1 से 1.5 लीटर तक बढ़ा सकता है अगर हम लोग सही मात्रा में अगर खिलाते हैं। तो इससे दूसरा फ़ायदा ये भी है कि जानवर में प्रतिरोधन क्षमता भी बढ़ता है, और जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो जानवर का जो परफॉर्मेंस है, प्रोडक्शन परफॉर्मेंस जिसको कहा जाता है, कि वो मिल्क का प्रोडक्शन अच्छी करेगी, और किसी भी तरह का इनफर्टिलिटी का जो प्रॉब्लम होती है, जो रिपीट ब्रीडिंग बोला जाता है, तो समय पे वो अब भी गाभिन होगी और अगले बच्चिया को जन्म भी दे सकती है। तो किसान भाइयों से मेरा आग्रह है कि कोशिश करें कि खुद से हरा चारा का अपना उपयोग करना और संरक्षण की जो विधि बताई जा रही है उसको अगर अमल में लाएं तो किसी भी मौसम में अपना प्रोडक्शन को और अपना आय को वो बचा के रख सकते हैं। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि दुधारू गायों के लिए हरा चारा किस प्रकार वरदान साबित हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा किसान भाइयों आपने, ये जो हरा चारा है इसका उत्पादन कैसे किया जा सकता है और कैसे हम अपने पशुधन को हरा चारे का लाभ दिला सकते हैं। अगर इससे संबंधित कोई बात आपको पूछनी है तो कृपया हमें अवश्य लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो वक्त हो गया है कि आपसे विदा लें। तो पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।